नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डेट 9 अक्टूबर और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट खबर हैं हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? कोट है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। ये कथन है महात्मा गांधी का और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि शक्ति मतलब ताकत सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं आती है। असली ताकत जो है वो हमारी मन की अच्छी मजबूत इच्छा से आती है, जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होती। जब मन ठान लेता है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार कर सकते हैं। इसलिए मन की ताकत यानी इच्छा शक्ति ही असली शक्ति है। अब देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या था? महाराष्ट्र की वर्धा और भुसावल के बीच ट्रैक विस्तार परियोजना की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस थे ए 259 किलोमीटर, बी 314 किलोमीटर, सी 237 किलोमीटर और डी 84 किलोमीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 314 किलोमीटर। इस न्यूज़ को हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से डिस्कस करा था, तो आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहली न्यूज़ के साथ। तो आप सभी को पता है इधर बीच नोबेल पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। मेडिकल और भौतिकी में पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है रसायन विज्ञान के लिए वो भी वितरित किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पुरस्कार है वो किसे किसे प्रदान किया गया है। तो पहले हैं रिचर्ड रॉबसन, दूसरे हैं सुसुम कुतागावा और तीसरे हैं उमर यागी। ये जो तीन लोग हैं इनको संयुक्त रूप से ये जो है पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें कि इन्हें ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तो इन्हें धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज और इसके निर्माण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम समझेंगे कि MOF यानी कि जो आपने देखा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वो होता क्या है। तो दरअसल आपने स्पंज तो देखा ही होगा जिसमें कि ढेर सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, और जब हम स्पंज को पानी में डालते हैं तो वो कैसे पानी को पूरी तरीके से सोख लेता है? बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसमें भी नन्ही नन्ही जाली होती है जिसमें कि अनगिनत छेद होते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, इसमें हवा की गैस, पानी या कोई भी छोटा अणु जो है वो फंस सकता है। जैसे स्पंज आपका आसानी से पानी सोख लेता है, वैसे ही MOF भी अपने भीतर गैस या प्रदूषक आसानी से छुपा लेता है, सोख लेता है। और इसी कारण इसे आणविक स्पंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन ये काम बड़े स्पंज जैसा करता है। ये छोटे छोटे अणुओं को अपने अंदर बांध के रखता है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके महत्व और इसके उपयोग के बारे में। तो पर्यावरण और औद्योगिक उपयोग में इससे काफी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहला तो यही है कि PFAS ये जो है वो रासायनिक पदार्थों का एक समूह होता है कि जिसे विषाक्त माना जाता है और पानी में इसकी मात्रा देखने को मिलती है। तो ये जो आपका MOF है वो पानी से PFAS को अलग करेगा, पर्यावरण में जो दवाओं के अंश होते हैं उनको नष्ट करेगा। इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है और रेगिस्तानी हवा से पानी भी निकालता है। तो इस तरीके से ये खोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है IAF मार्क्स 93rd एनिवर्सरी विद सेरेमोनियल परेड एट हिंडन बेस। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि कल। और आपको बता दें कि ये इसकी 93वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसी उपलक्ष्य में हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड और समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य और सटीक। और इस समारोह की शुरुआत होती है राष्ट्रपति ध्वज के मार्च इन और 3 Mi-17 हेलीकॉप्टरों के ध्वज स्वरूप फ्लाई पास्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि ये जो प्रदर्शन हुआ इसमें कई अत्याधुनिक विमान और उपकरण भी जो है प्रदर्शित किए गए, जिसमें कि आपका C-70 ग्लोबमास्टर, Su-30 MKI, अपाचे MiG-21 जैसे कई अत्याधुनिक विमान जो है इसमें शामिल किए गए थे। इसी के साथ साथ वायुसेना दिवस समारोह का जो पारंपरिक फ्लाई पास्ट और हवाई प्रदर्शन है वो 9 नवंबर 2025 यानी आज गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो सम्मेलन है उसमें 97 वायु योद्धाओं को पदक और 6 यूनिट को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। और इसी के साथ अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़ है आफ्टर डिलीज IAF सेट टू रिसीव फर्स्ट तेजस MK-1A फाइटर जेट, यानी भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस MK-1A मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 2025 को नासिक यानी महाराष्ट्र में एक समारोह के दौरान जो है कि भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मिलेगा।
जो भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 2 तेजस MK-1A जेट जो है वो भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे और ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL स्थित सुविधा केंद्र का दौरा भी करेंगे। राजनाथ सिंह और उत्पादन में शामिल कर्मचारियों से बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही HAL को 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर मिला है, जो कि फरवरी 2024 से शुरू होना था, लेकिन कुछ कमियों के कारण इसमें देरी हुई है। हालांकि अब HAL ने ये कहा है कि अब 4 वर्षों में वो पूरी आपूर्ति करने का उसने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा अतिरिक्त 97 तेजस MK-1A विमानों की खरीद पर भी बातचीत जो है वो अंतिम चरण में है, तो ये हमारे लिए काफी खुशखबरी की बात भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित वायुसेना की स्थिति और चिंताएं क्या है। तो वायुसेना की स्थिति की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में कुल 29 स्क्वाड्रन है, जिसमें कि 2 MiG-21 स्क्वाड्रन जो हाल ही में सेवा मुक्त हो गए हैं और हर साल 2 स्क्वाड्रन यानी 30 से 40 विमान की आवश्यकता भी बताई गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया टू बूस्ट सोलर पंप स्कीम इन अफ्रीका आइसलैंड नेशन, यानी PM कुसुम योजना का अफ्रीकी देशों और द्वीपीय देशों में प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई है और ये पहल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के माध्यम से की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि ये जो हमारा PM कुसुम योजना है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है ग्रिड पावर और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी कि सीधा सीधा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हालांकि इसमें 2022 तक 308 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ी जानी थी, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो अब इसे बढ़ाकर मार्च 2026 की समय सीमा कर दी गई है और इसी के साथ नया लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जो कि अब 2026 तक मार्च 2026 तक 348 गीगावाट का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि ये जो PM कुसुम योजना है इसमें 3 घटक शामिल किए गए हैं। घटक A है 10,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का सौरीकरण और प्रत्येक 2 मेगावाट क्षमता तक। घटक B की बात करें तो 17.5 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना और घटक C यानी 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना। हालांकि 30 सितंबर तक ये जो योजना है इसके केवल एक हिस्से में ही उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है, जहां पर कि 17.5 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। लगभग जो है वो 70% पंप लगाए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर केवल 6% ही नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र और 16 से 25% ग्रिड कनेक्टेड सौर पंप जो है वो लगाए जा चुके हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है लोकसभा अध्यक्ष 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी CPC के लिए बारबाडोस पहुंचे। सम्मेलन तिथि की बात करें तो इसे 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। स्थान हमने देख लिया, ब्रिजटाउन बारबाडोस में किया जाएगा और यहाँ पर जो है वो समसामयिक मुद्दों पर 7 विषयगत कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसमें जो कि भारत के कुल 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधायी सदनों के 36 पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। ये जो सम्मेलन है वो लगभग 1 सप्ताह तक चलेगा और इस दौरान जो है कि कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी, जिसमें कि आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और इसमें संसदीय सहयोग को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। हालांकि इसमें 180 से अधिक राष्ट्रीय, राज्य और प्रांतीय विधायकों के 600 से अधिक प्रतिनिधि जो है वो एक साथ आते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है? PM कुसुम योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है A 2018, B 2019, C 2020 या D 2021। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।